इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गए हैं हम लोग। क्लास 6 की एंशिएंट इंडिया के ऑलमोस्ट सब बड़े हैं, 3-4 चैप्टर बचे हैं। कोशिश करते हैं आज नहीं तो कल तो खत्म हो जाए। देखिए, हम देखते हैं इंडिया का जो 200 बीसी से 300 एडी तक का जो टाइम था। लेट्स सी दैट टाइम फ्रेम को, जो इंडिया का ये 200 बीसी से 300 एडी का समय था, उसमें क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने कल समझने की कोशिश की थी कि मौर्य काल के पश्चात, जब मौर्य काल समाप्त हो गया तो मौर्य काल के पश्चात का जो समय था उसमें जो यह एक जो पीरियड था, ये करीब 200 बीसी से 300 एडी का जो समय था, इस समय में हमने कई स्टेट का राइज देखा। तो जो एक मौर्य साम्राज्य, एक बड़ा साम्राज्य था, उस बड़े साम्राज्य के सम्मुख में के बाद में छोटे छोटे साम्राज्यों का युग शुरू हो गया। तो कई हमारे सामने राज्य आने लगे। उसमें जो डेक्कन का साम्राज्य था, यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ देखने को मिली। जो मैग्नेलिथिक ब्यूरियल थे, वो कैसे बनते थे? ह्यूज स्टोन एंड लार्ज प्लेस होते थे जो वहां पे ब्यूरियल साइट। इससे क्या होता था? इससे हमको पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में आभास होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन। तो एक सवाल आपके प्रीलिम्स का क्या बन रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो एक जिसको हम दक्षिणा पथ भी कहते थे, इसको हम दक्कन को दक्षिणा पथ भी कहते थे। इसको हम दक्षिणा पथ भी कहा करते थे। इस समय के साम्राज्य में जो एक द्रविडियन कल्चर था, जो एक द्रविडियन कल्चर था, जो एक द्रविडियन संस्कृति थी, इसमें था क्या? लोगों की भाषाएं अलग थी। जो इस समय के लोग पेनिनसुला में रहा करते थे, अगर हम इस समय के लोगों को समझने की कोशिश करें, जो फर्स्ट मिलेनियम जो इसी थी, जो लाइफ ऑफ द पीपुल थी, जो पेनिनसुला में, इस एरिया में, जो पेनिनसुला एरिया है, इसमें जो लोग रहा करते थे, जो पीपुल की लिविंग थी, वह ग्रेजुअली चेंज हो रही थी फ्रॉम सिंपल एग्रीकल्चरिस्ट। तो लोगों की जो एक सिंपल एग्रीकल्चर है, उससे क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, परिवर्तन आ रहा था। जो एक जीवन की सहजता थी, जो जीवन की सहजता में फर्स्ट मिलेनियम बीसी में पेनिनसुला में, दक्कन के एरिया में, उस पेनिनसुला के एरिया में जो आदमी का जीवन था, जो एक सिंपल जीवन था, जो सिंपल एग्रीकल्चरिस्ट थे, उसमें परिवर्तन आ रहा था। और एक मोर कॉम्प्लेक्स और रिचर लाइफ, उसमें चेंज क्या रहा था? मोर कॉम्प्लेक्स, एक संश्लिष्ट और एक अमीरी के जीवन की प्रक्रिया का आरंभ या शुभारंभ हो रहा था। ये एक मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ को लीड करने लगे। दिस रिफ्लेक्ट इन द, ये रिफ्लेक्ट कहां हो रहा था? ये हो रहा था मेगालिथिक पीरियड। तो एक सवाल क्या हो गया, एक क्वेश्चन क्या हो गया कि जो व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन हो रहा था, जो एग्रीकल्चरिस्ट से एक वह रिचर लाइफ की ओर बढ़ रहे थे, वह कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा था, कहां से प्रतिबिंबित हो रहा था? मेगालिथिक ब्यूरियल्स हो रहा था। यहां से यह परिवर्तित दिख रहा था जो दक्कन में पाया गया। अब मेगालिथ का मतलब क्या है? ह्यूज स्टोन एंड लार्ज स्टोन। इसका मतलब क्या है? ह्यूज स्टोन एंड लार्ज स्टोन। ये कहां प्लेस होते? साइट ऑफ ब्यूरियल। जो साइट ऑफ ब्यूरियल थी, इसको प्लेस किया जाता था। जो साइट ऑफ ब्यूरियल थी, वहां पर इसको प्लेस किया जाता था। और ये जो ब्यूरियल्स थे, ये हमको सोर्स ऑफ हिस्ट्री दे रहे थे,
हमको इतिहास के स्रोत के बारे में हमको यहां से जानकारी होती है। यह लोगों के बारे में लाइफ की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो जीवन है इसके बारे में यह सूचनाएं प्रदान कर रहे थे। यह हेड्समैन कल्टीवेटर जो आयरन इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, ये हेड्समैन थे, कल्टीवेटर थे, आयरन इंस्ट्रूमेंट करते थे और ये घोड़ों पर चला करते थे। तो जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वह कौन थे? वो हर्ट्समैन थे, कल्टीवेटर थे, जो आयरन के इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, जो घोड़ों पर चलते थे, वह ऑर्नामेंट यूज करते थे, बीट्स एंड गोल्ड के ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे। देयर आर वेराइटी ऑफ ब्यूरियल्स, उसमें बहुत तरह की ब्यूरियल्स प्राप्त होते हैं, फ्रॉम सिंपल स्टोन स्लैब टू केव्स। जो वेराइटी ऑफ ब्यूरियल्स प्राप्त होते हैं सिंपल स्टोन स्लैब से लेके रॉक कट केव्स को। अब जो ये एक्सकवेशन ऑफ मेगालिथिक साइट हैं, इससे हमको पता क्या चलता है कि वो आयरन टेक्नोलॉजी से फैमिलियर थे। तो यह क्या लगता है जब हम इस साइट को एक्सकवेट करते हैं कि उस समय के लोग आयरन टेक्नोलॉजी से, लौह तकनीक से वह लोग जानकार थे। वह आयरन होस का, सिकल्स का इस्तेमाल करते थे और वह लोग मिलेट्स का, जो मिलेट्स और राइस का कल्टीवेशन करते थे। वह मिलेट्स और राइस का कल्टीवेशन किया करते थे और वहां पर ब्लैक रेड वेयर पॉटरी का हमको पता चलता है, आभास होता है। और यह जो ब्लैक रेड पॉटरी है मे हैव बीन मेड इन सेम वे एज यूज इन नॉर्थ। यह जो पॉटरी बनाई गई है ऐसे ही बनाई गई है जैसे नॉर्थ में थी, सेम वे एज नॉर्थ। जैसे नॉर्थ में बनाई गई थी उसी तरह से साउथ में बनाई गई थी। तो यह ब्यूरियल सजेस्ट क्या करते हैं? They had complex ideas about life after death. They have the complex ideas life after death. Life after death. मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है, इनको पता होता था। और यह लोग संभवतः एलोबरेट ब्यूरियल जो राइट्स थे, रिचुअल्स थे, एलोबरेट ब्यूरियल रिचुअल्स जो थे, जो हमारे यहां एक मृत्यु के बाद का एक संस्कार होता है, उस संस्कार को प्रैक्टिस करते थे। इस बात की संभावना है जो ग्रेव्स हैं स्पेशली मार्क होती थी विथ ह्यूज स्टोन, जहां पर ग्रेव्स ऑफ द चीफ्स एंड देयर फैमिलीज हुआ करते थे। अब यहां तक के लेक्चर से हम यह समझने की कोशिश करते हैं यह अपने काम का किस तरह से है। सबसे इंपॉर्टेंट तक जो है वह मेगालिथिक ब्यूरियल है। अगर हम इसको पॉइंट वाइज देखने की कोशिश करें तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह हमको उस जीवन के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है जो मृत्यु के बाद का जीवन है। दूसरा, आयरन टेक्नोलॉजी। तीसरा, यह कैसा था? चौथा, हॉर्स बोन, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और घोड़ों ने पूरी सिनेरियो को चेंज किया। पांचवा, राइस और मिलेट का ज्ञान था। ये 5 पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखिए, ये 5 पॉइंट महत्वपूर्ण है। जो हॉर्स बोज थे, उस हॉर्स से क्या है कि इससे लगता है कि ये घोड़े से परिचित थे। घोड़े से परिचित होने से फायदा क्या हुआ?
कि जब घोड़े से परिचित हो गए तो इनकी ट्रेवलिंग आसान हो गई। और जब ट्रेवलिंग हो गई तो घोड़े के परिचित होने से ट्रेवलिंग आसान हुई और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लग गए। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लग गए। तो घोड़े से परिचित हो गए, इनकी ट्रेवलिंग आसान हो गई और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। भाई कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? वर्तिका बोली ज्वाइन नहीं कर पा रही है, व्हाट्स प्रॉब्लम? तो ये ट्रेवलिंग आसान हो गई और उस ट्रेवलिंग होने से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लग गए। मौर्य ने क्या किया था? When Maurya conquered parts of the peninsula, जब मौर्य साम्राज्य ने पेनिनसुला को कॉन्कर किया, जब उन्होंने पेनिनसुला एरिया को जीता, तो उन्होंने वहां पर ऑलरेडी एक विशिष्ट कल्चर, डिस्टिंक्टिव कल्चर काम कर रहा था। और अशोक के कुछ एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं, जहां प्राप्त हैं? मास्की में। मास्की ये कहां पे है? रायचूर दोआब में है। यहां पर अशोक के एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं और मोस्ट ऑफ द किंगडम एरियाज वेर एनेक्स्ड बाय द मौर्यास। मौर्यास ने जा किया, लेकिन जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो गया तो ये एरिया क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए, यह स्वतंत्र हो गए। और इन एरियाज के स्वतंत्र हो जाने के बाद वहां पर डिफरेंट डिफरेंट किंगडम जन्म लेने लगे। पहला के किंगडम सातवाहन। सातवाहन एक किंगडम आया, इनको हम आंध्राज बोलते हैं। इनका एक राजा था सातकर्णी, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ वेस्ट। गलत टाइप हो गया है, उसको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ वेस्ट। इसने संघर्ष किया कलिंगा के खिलाफ, और जो शख्स थे वह सौराष्ट्र के थे। सातवाहन, देखिए एक एक पॉइंट यही आप लिखिए, इतने याद रहे, बाकी याद करने की कोई पॉइंट नहीं होगी। सातवाहन थे, जिनको हम आंध्राज के नाम से भी जानते हैं। इनका एक ग्रेटेस्ट रूलर हुआ है सातकर्णी, जिसको लॉर्ड ऑफ वेस्ट कहते हैं। ये सवाल भी एक प्रीलिम्स का हो गया कि लॉर्ड ऑफ वेस्ट किसको कहते हैं? लॉर्ड ऑफ वेस्ट कहते हैं यह इसने फॉट किया, कहते हैं कलिंग अगेंस्ट में, ही फॉट अगेंस्ट कलिंगा, और इसका संघर्ष सक्सेस हुआ। तो आफ्टर द रेन ऑफ द सातकर्णी, इस सातकर्णी के शासन काल के बाद जो शख्स थे, शक कहां से? शक सौराष्ट्र से शासन करते थे। अगला सवाल हो गया, शक शासन कहां से करते थे? शक सौराष्ट्र से शासन करते थे, और शक ने सातवाहनों पर अटैक किया। जो शक थे उन्होंने सातवाहनों को अटैक किया और सातवाहनों को नासिक से पीछे कर दिया। सातवाहनों को उन्होंने नासिक से उन्होंने पीछे कर दिया। और उसके बाद जो गौतम पुत्र सातकर्णी उन्होंने अपने एम्पायर को रीगेन किया। सातकर्णी, गौतम पुत्र सातकर्णी। तो जो किंग गौतम पुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने फाइनली जो वेस्टर्न दक्कन था, ये वेस्टर्न दक्कन, उसको गौतम पुत्र सातकर्णी ने उसको रीगेन किया, और यह एक पावरफुल एम्पायर के रूप में हमारे सामने आया। गौतम पुत्र सातकर्णी के बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। जब गौतम पुत्र सातकर्णी ने उनको पीछे कर दिया, तो गौतम पुत्र ने ऐसा किया कि सातवाहन किंगडम पावरफुल हो गया दक्कन में। तो एक सवाल क्या हो गया कि किस सातवाहन वंश के राजा ने दक्कन में इसको पावरफुल किया? उसका नाम क्या होगा? गौतम पुत्र सातकर्णी। और उसके बाद शक नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक द सातवाहन, हमेशा वो लगे रहे। लेकिन गौतम के जो पुत्र थे वशिष्ठ पुत्र, उन्होंने फाइनली क्या हुआ? उन्होंने शक रूलर की डॉटर से शायद शादी किया। अभी आ गया, इस सातवाहन वंश के राजा ने शक कन्या से विवाह किया। तो वशिष्ठ पुत्र जो सातकर्णी थे, उन्होंने शक वंश की राजा से विवाह किया,
उसके बाद इन दोनों के बीच शांति की स्थापना हो गई। अब जो यह सातवाहन वंश था, इसकी मजबूती के साथ के बाद शक कमजोर हो गए और उन्होंने चांस दिया सातवाहन किंगडम को एक्सटेंड करने का, और उन्होंने कांकर्ड किया काठियावाड़ को और कृष्णा डेल्टा रखा। तो इन्होंने काठियावाड़ को भी जीता। अब ये सातवाहन वंश के साथ एक खास बात क्या थी? सातवाहन वंश ने एक ब्रिज की तरह काम किया नॉर्थ और साउथ के बीच। नॉर्थ एंड साउथ के बीच इसने एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह काम किया, और इन्होंने कुछ फॉरेस्ट को क्लियर किया और विलेज को इस्टेब्लिश किया। इन्होंने रोड्स बनाया, कम्युनिकेशन दिया, और उन्होंने नॉर्दर्न दक्कन में, गोदावरी और कृष्णा वैली में, जो नॉर्दर्न दक्कन था, नॉर्दर्न दक्कन, गोदावरी एंड कृष्णा, जो नॉर्दर्न दक्कन था, गोदावरी और कृष्णा में, वहां इन्होंने क्या किया? उन्होंने रोड्स, इनके रोड्स बनाने के बाद वहां की यात्रा अब अनसेफ नहीं रह गई। टाउन्स का विकास हुआ, टाउन बढ़ने लग गए, नासिक एक अच्छा रीजन तैयार हुआ, और गोदावरी डेल्टा के बाद एक बॉम्बे का विकास हुआ। वेस्ट कोस्ट में इनके पास एक पोर्ट था, ब्रोच। वेस्ट कोस्ट, ये सवाल बहुत पहले आया हुआ है कि वेस्ट कोस्ट में सातवाहनों का इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था। तो वेस्ट कोस्ट में पास था ब्रोच, जिसका यूज करते थे जो शिप आती थी पर्शिया, इराक, अरेबिया, इजिप्ट। पर्शिया, इराक, अरेबिया, इजिप्ट। यहां से जो शिप्स आया करती थी, इन शिप्स से इनका व्यापार का विस्तार होता था। तो वेस्ट कोस्ट में जो ब्रोच पोर्ट था, इसका इस्तेमाल किया करता था बाय शिप्स कमिंग फ्रॉम पर्शिया, इराक, अरेबिया, इजिप्ट। अब जो पोर्ट थे गंगा गोदावरी डेल्टा में, वो ले अलाउ करते सी रूट, जो सी रूट था फ्रॉम गंगा डेल्टा टू साउथ, गंगा डेल्टा टू साउथ का जो सी रूट था, गंगा डेल्टा से साउथ का जो सी रूट था, उस सी रूट के लिए जो गोदावरी डेल्टा के पोर्ट थे, जो गोदावरी डेल्टा के पोर्ट थे, इन पोर्टों का इस्तेमाल होता था किसके लिए? जो सी रूट था फ्रॉम गंगा डेल्टा टू साउथ इंडिया, और शिप सेल करती थी फ्रॉम दीज पोर्ट। अब दीज पोर्ट से शिप सेल करती थी कहां तक? बर्मा एंड मलाया। बर्मा और मलाया तक ये जो शिप है, ये सेल करती थी। अब इन सब कारणों से जो सातवाहन किंगडम था प्रॉस्परस हुआ। यह एक बहुत वेल एडमिनिस्ट्रेटेड एम्पायर हुआ। स्टेट को उन्होंने प्रोविंस में डिवाइड किया, जो रूल करते थे सिविल और मिलिट्री गवर्नर के द्वारा, और जो हेडमैन था ईच विलेज का, वो रिस्पॉन्सिबल हुआ था कलेक्टिंग ऑफ द टैक्स। एक और सवाल हो गया, सातवाहन काल में कौन रिस्पॉन्सिबल था टैक्स कलेक्शन के लिए? हेड मैन ऑफ द विलेज। जो हेडमैन ऑफ द विलेज था, वह रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था सातवाहन काल में टैक्स। अब देखिए, हम लोगों ने समझने की कोशिश क्या की है। शक सातवाहन संघर्ष, सातकर्णी
गौतम पुत्र वशिष्ठ पुत्र। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जो इनके ब्यूरियल स्टाइल थे, जो लाइफ के बारे में बात करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ। एंड चौथा, रीजन फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सातवाहन। उसमें आप सीधा उसी पे जाएंगे, जो सातवाहन वंश का जो पोर्ट था और किंग था। पांचवा, सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन। छठा, ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? लिख लिया? सवाल प्रीलिम्स में आवे, मेंस में आवे, इसी के आसपास आएगा। गॉट इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कम ऑन द नेक्स्ट इशू। अब जो सातवाहन के समय में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे, इसमें 3 टर्म है, चैत्य, स्तूप, रेलिंग्स, गेटवेज। ये 4 शब्दों को आप समझने की कोशिश करिए कि जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे, जो अब ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बन कैसे रहे थे? जो टाउन्स थे, नगर थे, मर्चेंट्स थे, लीडर ऑफ गिल्ड्स थे और आर्टिजन। क्या है, चूंकि अगर आप देखें तो व्यापारिक कामों से प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। मर्चेंट्स में जो गिल्ड्स के लीडर्स थे वह प्रॉस्पर हो रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो पैसा था उस पैसे को उन्होंने, जो स्पेयर पैसा था उसको देना शुरू किया। और जो ये मर्चेंट्स थे, जो मर्चेंट्स थे या गिल्ड्स के लीडर थे, गिल्ड्स लीडर थे, ये आइदर बुद्धिस्ट थे या जैन थे। आइदर बुद्धिस्ट थे और जैन थे। तो जो उस समय का व्यापार का विकास हो रहा था, उस व्यापार के विकास में जो मर्चेंट्स थे और जो गिल्ड लीडर्स थे, उनके पास स्पेयर पैसा था, ज्यादा पैसा था। वो या तो बुद्धिस्ट थे या जैन थे, और इन लोगों ने मनी को डोनेट किया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मनी डोनेट किया। किसको किया? बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को किया। जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थी उनको उन्होंने मनी डोनेट करना शुरू किया। इससे क्या हो गया, मनी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जो चैत्य हॉल थे उनको डेकोरेट करने के लिए। अब चैत्य हॉल क्या था? जहां पर बुद्धिस्ट वर्शिप करते थे। चैत्य हॉल क्या था? व्हाट इज चैत्य हॉल? जहां पर बुद्धिस्ट वर्शिप करते थे, जहां पर बुद्धिस्ट वर्शिप करते थे। तो इस चैत्य हॉल का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया। दूसरा, स्तूप। स्तूपास क्या थे? व्हाट आर द स्तूपास? स्तूपास थे क्या? ये लार्ज सेमी सर्कुलर माउंट्स थे। ये क्या थे? लार्ज सेमी सर्कुलर, ये सब आ चुका है आपके एग्जाम में। माउंट्स थे। ये क्या थे? ये लार्ज सेमी सर्कुलर माउंट्स थे। ये क्या होते थे? जहां पर रिलिक्स रखा जाता था। रिलिक्स प्लेस्ड होते थे, रिलिक्स अवशेष। जहां पर रिलिक्स को, अवशेष को रखा जाता था। किसके? बुद्धा और बुद्धिस्ट। किसके रिलिक्स? बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क। तो चैत्य क्या हो गया? चैत्य एक हॉल था जहां पर बुद्धिस्ट वर्शिप करते थे। स्तूपा क्या होता था? लार्ज सेमी सर्कुलर माउल्ड हुआ करता था।
जहां पर रिलिक्स का जो अवशेष थे बुद्ध के या बुद्धिस्ट मॉन्क के रखे जाते थे। इसलिए जो स्तूपास थे, दैट इज रीजन स्तूपास सेक्रेट थे, पवित्र थे। एक सवाल बन गया, व्हाई स्तूपास आर कंसीडर्ड टू बी ए सेक्रेट वन? यह बुद्धिस्ट संस्थाओं में, बुद्धिस्ट संस्था नियम कानून में स्तूपास को बहुत ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है? रेलिंग्स, तीसरी क्या हो गई? रेलिंग्स। रेलिंग्स, थर्ड इज द रेलिंग्स। रेलिंग्स और गेटवेज ये कहां बनते थे? ये कहां बनते थे? अराउंड स्तूपास। रेलिंग और गेटवेज कहां बनते थे? यह बनते थे अराउंड स्तूपास। जो स्तूप थे उसके पास रेलिंग्स और गेटवे बनते थे। कहां है ये? सांची में है, नियर भोपाल। और कहां पे है? दूसरा ये अमरावती में है। अमरावती कहां है? आंध्र प्रदेश में, एपी में। तो ये सांची में है, ये अमरावती पे है। ये है जो बनाए गए थे। ये कैसे बनाए गए थे? जो मनी दिया मर्चेंट्स और लैंड ओनर ने। किसने दिया? जो मनी ने दिया, मनी मर्चेंट्स ने एंड लैंड ओनर्स ने। मर्चेंट और लैंड ओनर्स ने जो मनी दिया, उस मनी से, उस पैसे से यह रेलिंग और गेटवे बनाए गए। अब जहां पर स्तूपा होता था वहां पर क्या, इस स्तूप के पास क्या बनते थे? विहार या मोनेस्ट्रीज। विहार मोनेस्ट्रीज इस स्तूप के पास बनाए जाते थे। क्यों बनाए थे? यहां पर इस विहार और मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स रहा करते थे। इस विहार में या मोनेस्ट्रीज में मॉन्क रहा करते थे। और कई जो मोनेस्ट्रीज थी वह क्लोज टू बिग सिटी थी। जो मोनेस्ट्रीज कहां बनती थी? क्लोज टू बिग सिटीज, बड़े शहरों के पास ये बना करती थी। जो बड़े शहर थे उसके पास बना करती थी। जैसे आप देख, तक्षशिला में बनाया गया, सारनाथ में बनाया गया। यह बड़े शहरों के पास क्यों बनाई जाती थी? जो मोनेस्ट्रीज थे, बिहार थे। देखिए, एक एक सवाल कदम दर कदम बढ़ा है। जो मोनेस्ट्रीज थी यह बड़े शहरों के पास क्यों बनाई जाती थी? ताकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वह सिटी में हर सुबह जा सके भिक्षा मांगने के लिए। यह सवाल लिखिए प्रिलिम्स का। तो यह बड़े शहरों के पास, बिहार या मोनेस्ट्रीज बड़े शहरों के पास क्यों बनाई जाती थी? आंसर क्या हुआ? हे भगवान, यह जो मोनेस्ट्रीज, हो जाएंगे 10 मिनट पहले। यह बड़े शहरों के पास क्यों बनाई जाती थी? आंसर क्या हुआ? ताकि जो मॉन्क्स हैं वह भिक्षा मांगने के लिए सुबह शहरों में जा सकें। और कुछ जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे। और कई मोनेस्ट्रीज ह्यूज केव हट में भी हुआ करती थी। और उनको बहुत स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था। कार्ली एंड बेदसा। अब ये आप दो और याद करिए, कार्ली। सब सवाल प्रीलिम्स में आया हुआ है, अगर आप ध्यान देखेंगे। कार्ले एंड बेदसा। सवाल क्या बन गया? व्हाट इज द क्वेश्चन? कि कार्ले और बेदसा कहां, यहां पे है। ये वेस्टर्न घाट में है, पूना के पास। वेस्टर्न घाट पूना। कहां पे है? वेस्टर्न घाट पूना में है। अब ये कार्ले बेदसा के बारे में सवाल क्यों आता है? तो जो हमारी बुद्धिस्ट मॉन्क, जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रहा करते थे मोनेस्ट्रीज में। जो जिसमें से कई क्या थे, ह्यूज केव कट थी इनटू द हिल्स में। एंड दीज वेर आल्सो डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर। सच उसमें दो एग्जांपल क्या है? कार्ले एंड बेदसा, रॉक कट मोनेस्ट्रीज। ये सवाल हो गया।
कि रॉक कट मोनेस्ट्रीज, ह्यूज केव कट, केव ज्यादा रॉक है, रॉक ये केव कहिए, केव कट, केव लिखिए, ह्यूज केव कट मोनेस्ट्रीज कौन सी है? कार्ले एंड बेत्सा, जहां पर वो रहा करते थे। जो रिलीजियस आर्ट था एट द टाइम वाज मेनली बुद्धिस्ट विद सम जैना कल्चर। अब रिलीजियस आर्ट, सवाल क्या आ गया? अब लिखिए सवाल मेंस का, रिलीजियस आर्ट, लिखिए सवाल। नाउ कम ऑन द मेंस, लिखिए सवाल। द मोस्टली रिलीजियस आर्ट्स आर बुद्धिस्ट आर्ट्स, please elaborate the religious art of the Buddhist at the time of 200 BC to 300 AD। यह समय लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? धार्मिक कला के बारे में आप क्या समझते हैं? कई धार्मिक, ज्यादातर धार्मिक कला के बारे में आप क्या समझते हैं, और बुद्धिस्ट धार्मिक कला के बारे में प्रकाश डालिए। तो आप क्या क्या लिखोगे? चैत्य लिखो, स्तूप, रेलिंग, गेटवे, सांची, अमरावती, कार्ले, बेत्सा। लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, आंसर भी लिखो। किसी को कंफ्यूजन है? मजा आया? नहीं आया? नहीं आया? वर्तिका ज्वाइन कर पाई या नहीं कर पाए अभी तक? मेरे को समझ ज्वाइन सर हो गया, ज्वाइन हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। आप लोग नेटवर्क का इशू हैंडल करो। नाउ कम ऑन द रिलीजन। रिलीजन, जो एक रिलीजन था, बुद्धिस्ट बहुत पॉपुलर रिलीजन था, और जो मोनेस्ट्रीज थी उसमें क्या होता था? डिबेट और डिस्कशंस होते थे मॉन्क के बीच। जो अपनी शास्त्रार्थ की परंपरा है, वह शास्त्रार्थ की परंपरा बुद्ध के समय में भी बुद्ध के मनुष्य हुआ करती थी। अश्वघोष एंड नागार्जुन, इन दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। अश्वघोष और नागार्जुन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अपनी राइटिंग के साथ साथ। Those who had believed in the old Vedic God were beginning to change। जो वैदिक गॉड में बिलीव करते थे उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। न्यू गॉड्स वेर नाउ वर्शिप्ड, अब नए गॉड की पूजा उपासना शुरू हो गई। और जो कल्ट है विष्णु और शिव का, वेर एक्वायरिंग सपोर्ट, जो विष्णु और शिव का कल्ट है उसको समर्थन प्राप्त होना शुरू हो गया। अब सेक्रीफाइसेस फ्रिक्वेंट नहीं थी, जो एक सेक्रीफाइस हुआ करती थी वह फ्रिक्वेंट नहीं रह गई। उसके स्थान पर अब डिवोशन बढ़ने लग गया। इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसेस, पीपुल इस बात को सोचने लग गए कि प्रेयर्स कुड बी स्वीट क्वेस्ट, कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वह अपने आप में एक पर्याप्त है, और जो डिवोशन ऑफ द गॉड है, डिवोशन ऑफ द गॉड, वह महत्वपूर्ण हो गया। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है कि जो ईश्वर के प्रति समर्पण है वह महत्वपूर्ण हो गया। और इसी समय जो गीता की टीचिंग है वह पॉपुलर होने लग गई। साउथ इंडिया में उस समय चोल, पांड्य, चेर, यह तीन महत्वपूर्ण, चोल, चेर, पांड्य, यह तीन महत्वपूर्ण राजवंश हमको दिखाई देते हैं। चोल कहां पे थे? चोल तंजौर। चोल का जो राजधानी था, जो मुख्यालय था, क्या था? वह तंजौर हुआ करता था। पांड्य का मदुरई। ये भी सवाल आया हुआ है।
कि मैच कराओ किसका कहां कहां पे राजधानी हुआ करता था। और जो केरला था, जो मालाबार कोस्ट था, चेयर्स का क्या था? केरला मालाबार कोस्ट। जो केरला था, मालाबार कोस्ट हुआ करता था। इस समय जो साउथ ईस्ट रीजन था, जो तमिललैंड था, वह इंपॉर्टेंट हुआ और तमिल एक लैंग्वेज के रूप में सामने आने लग गई। जो हमारा नॉलेज है इन तीन किंगडम का, चोल चेर पांड्य का ज्ञान हमको कहां से प्राप्त होता है? फ्रॉम वेयर वी हैव द नॉलेज ऑफ चोल चेर पांड? वो संगम लिटरेचर से है। फ्रॉम संगम लिटरेचर वी केम टू नो अबाउट चोल चेर पांड। इनसे हमको पता लगता है। अब संगम लिटरेचर है क्या? व्हाट इज द संगम लिटरेचर? व्हाट इज संगम लिटरेचर है क्या? 3 संगम हुई अभी तक। पहली और दूसरी संगम के बारे में कुछ पता नहीं मिलता है, थर्ड संगम के बारे में हमको पता चलता है। थर्ड संगम का लिटरेचर और हमको अवशेष प्राप्त होता है। यह संगम कहां हुई थी? यह जो मदुरई टाउन है वहां हुई थी, जो मदुरई टाइम है। तो जो 3 असेंबलीज हुई थी एट द टाउन ऑफ मदुरई, इसमें सारे पोएट्स ने पार्टिसिपेट किए और इन लोगों ने जो पोएम कंपोज की, उन पोएम्स के सहारे जो 1000 ऑफ पोएम से 8 बुक्स बनी हैं, 8 किताबें, वो हमारी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है उस समय के पीरियड को लेकर। और एट द लेटर गैदरिंग 2000 जो पोएम्स है, इसमें कलेक्टिंग 8 बुक्स में जो यह संगम लिटरेचर है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसकी राइटिंग किस भाषा में है? इसकी राइटिंग तमिल लैंग्वेज में है। और जो मटेरियल रिमेन्स है इसका, जो यह पोएट्स थे, यह एक जगह से दूसरी जगह मूव किए और पोएम को कंपोज करते गए। ये पोएम किसके लिए कंपोज किए? फॉर द चीफ ऑफ द ट्राइब्स। यह पोएम जो तमिल ने पोएम कंपोज की, किसके लिए? फॉर चीफ ऑफ द ट्राइब्स। फॉर द चीफ ऑफ द ट्राइब्स यह सारी पोएम्स को कंपोज किया गया। और यह जो का सारा डिस्क्रिप्शन है, जो मटेरियल रिमेन्स है, वह मेगालिथिक कल्चर का है। चोल, पांड एंड चेर seem to have been at war with one another. यह जो तीनों थे, चोल चेर पांड, यह आपस में लड़ते थे, यह लड़ते रहते थे। तो इनका जो संघर्ष है साउथ इंडिया में लगातार चलता रहा। और चोल ने जो इनका संघर्ष है, इस संघर्ष के बारे में भी कई पोएम लिखी गई। चोल चेर पांड के संघर्ष पर भी कई कविताएं या पोएम का जिक्र हुआ है। जब ये अपने लैंड के झगड़ों से संतुष्ट नहीं हुए तो चोलाज ने क्या किया? चोलाज ने क्या किया? चोलाज ने फ्लीट बनाया। अपने लैंड के झगड़ों से संतुष्ट नहीं हुए लोग, तो चोल ने क्या? चोल ने एक फ्लीट बनाया। किसका? शिप्स का। शिप्स का फ्लीट बनाया। इस शिप्स के फ्लीट के बनाने से चोल जो है एक मजबूत हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया श्रीलंका पर। श्रीलंका पर चोल राजाओं ने अटैक कर दिया और लेटर पुश, लेकिन बाद में श्रीलंका के राजा पुश किए गए। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनका फाइनल संघर्ष क्या हुआ है। मेगास्थनीज बड़ा इंटरेस्टिंग पांड्य के बारे में। मेगास्थनीज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन करता है पांड्य राजाओं के बारे में। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? वह कहता है कि पांड्य किंगडम वाज फाउंडेड बाय ए वुमन हु मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बोलता है पांड्य किंगडम एक महिला के द्वारा बनाया गया जो एक बड़ी सेना रखती थी।
देखिए, जो आउट ऑफ द बॉक्स है वह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेगास्थनीज जिक्र करता है पांड्य राजा के बारे में कि इस किंगडम का निर्माण एक महिला ने किया जो एक लार्ज आर्मी रखती थी। जो किंग ऑफ द चेरा थे, वो रिगार्ड वन ऑफ एमंग द किंग्स ऑफ द चेरा, जो सबसे बड़ा राजा के रूप में रिगार्ड किया जाता है, वह कौन था? तो मेगास्थनीज बोलता है पांड के बारे में कि इसको 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 एक महिला ने इसका स्थापना की, और वह महिला बहुत बड़ी सेना रखती थी। जो जो चेर राज था उसका जो सबसे प्रतापी राजा था, नेडू चेरनन था। जो सबसे प्रतापी राजा के बारे में बोलते हैं वह नेडू चेरनन था, और इसने कई किंगडम को कॉन्कर किया, और इसने मालाबार कोस्ट में एक रोमन उसने मालाबार कोस्ट में एक रोमन फ्लीट को भी कब्जा किया। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, इतनी मेहनत से पढ़ाया गया है, भूल मत जाइएगा। उसने मालाबार कोस्ट पे एक रोमन फ्लीट को भी कब्जा किया। अब उस समय एक रोमन ट्रेड हुआ करता था। रोमन ट्रेड कहां था? मालाबार कोस्ट पे था। मालाबार कोस्ट और जो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में था, वहां पर रोमन शिप आया करती थी। मालाबार कोस्ट प्राइमरली कौन सा था? मालाबार कोस्ट था, और दूसरा कौन सा था? कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यहां पर कौन आता था? यहां पर रोमन फ्लीट्स आया करती थी, रोमन शिप्स आया करती थी। तो रोमन शिप्स यहां पर विजिट करती थी। क्यों करती थी? इन सर्च ऑफ ट्रेड। जो एम्पायर ऑफ रोमन था वह कंट्रोल करता था ऑल मेटेरियल एट दिस टाइम। जो रोमन एम्पायर था, बहुत महत्वपूर्ण है, जो रोमन एम्पायर था उस समय का रोमन एम्पायर, वह कंट्रोल किया करता था ऑल लैंड्स ऑफ मेटेरियल, और देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन लग्जरी गुड। और रोमन एम्पायर में इंडियन लग्जरी गुड की ग्रेट डिमांड थी। इंडियन लग्जरी गुड्स की ग्रेट डिमांड थी, बहुत मांग हुआ करती थी इंडियन लग्जरी गुड्स की। उसमें थे कि स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल्स थे, प्रेशियस स्टोन्स थे, बर्ड्स थे। बर्ड्स में क्या थे? पीकॉक थे। एनिमल्स में क्या था? मंकी थे, जो रोमन बहुत चाहते थे इंडिया। देखिए, अब ये सवाल आपसे गलत हो जाएगा। आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट। रोम इंडिया से क्या चाहता था? रोमन एम्पायर इंडिया से क्या चाहता था? इंडिया से क्या चाहता था? यह लिस्ट याद होनी चाहिए। यह तो सवाल पक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदर कोई चाहता था, आप नहीं लिखो। तो आप लिखो क्या क्या थे। नंबर 1, स्पाइसेस, मसाले। नंबर 1 क्या हो गया? स्पाइसेस, मसाले। टेक्सटाइल्स, नंबर 1 मसाले, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स। मैं बैठ के याद करता हूं, आप लोग बैठ के याद क्यों नहीं करते हो? स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गया। बर्ड, बर्ड में आप लिखो ब्रैकेट में पीकॉक, मोर, मंकीज। एनिमल लिखो, एनिमल में लिखो ब्रैकेट में। अब हो सकता है वो एनिमल ही लिख दे, मंकी ना लिखे। एनिमल को लिखो ब्रैकेट में क्या? मंकीज। यह रोमन वाले इंडिया से मांगते थे। और जो रोमन शिप जो आती थी इंडिया में, कहां से आती थी?
फ्रॉम रेड सी। अब रोमन शिप इंडिया में कहा, अगला सवाल, रोमन शिप इंडिया में किस रास्ते से आती थी? रोमन शिप इंडिया में किस रूट से आती थी? रोमन शिप इंडिया में किस रूट से आया करती थी? तो जो रोमन शिप इंडिया में आती थी, रेड सी, अक्रॉस अरेबियन सी। जो रोमन शिप इंडिया में आती थी वो कहां से आती थी? वो आती थी रेड सी अक्रॉस द अरेबियन सी। कहां से? टू मालाबार कोस्ट। ये तीनों याद करिएगा। जो अरेबियंस, जो एक उनकी शिप आया करती थी, वो रेड सी अक्रॉस अरेबियन सी से मालाबार कोस्ट पे आया करती थी। और रोमन यहां से क्या करते थे? इन चीजों को, जो मैंने चीजें लिखी, उनको अपने में भर लेते थे। और हमको देते क्या थे? हमको गोल्ड देते थे। सोचिए कितना बेहतर ट्रेड था कि हमारे बंदर और मोर लेके हमको गोल्ड देते थे। वो तो हमसे बंदर लिया, मोर लिया, स्पाइसेस लिया, टेक्सटाइल लिया। तो जो भारत सोने की चिड़िया बना, वो इन सब कारस्तानियों के कारण बना। और वो हमको गोल्ड देते थे। और रोमन गोल्ड मेड द साउथ इंडियन किंगडम वेरी रिच। रोमन गोल्ड ने, अब सवाल फ्री का बन गया, रोमन गोल्ड मेड साउथ इंडियन किंगडम वेरी। अब आप इसको, अब आ जाइए मेंस की तरफ। अब आइए इसको मेंस की तरफ, प्री का। अब आइए मेंस की तरफ। द ट्रेड विद रोम, the trade with the Roman Empire. Come on, the question. The trade with the Roman Empire has made the South Indian Kingdom very rich. Elaborate the trading system of the South Indian Empire and the Roman Empire. रोमन साम्राज्य के साथ दक्षिण भारत के व्यापार ने दक्षिण भारत को बहुत संपदा प्रदान की। रोमन साम्राज्य और दक्षिण भारत के बीच के व्यापार का मूल्यांकन कीजिए। हो गया? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? एनी इशू? किसको नहीं मिल रहा है? इनवैलिड आईडी कहां से आ रहा है? ये कई लोग लिख रहे हैं वाईडी इनवैलिड। इनवैलिड कैसे हो गई? एनीवे, तो ये अब हम आते हैं जो अब रोमन्स का जो सेटलमेंट था, जो रोमन्स का सेटलमेंट था हमारे साउथ इंडिया कोस्ट में। तो रोमन्स हमारे साउथ इंडियन कोस्ट में रहा भी करते थे, जहां वो कलेक्ट करते थे गुड्स को और मेड देम रेडी टू शिप द रोम। अब क्या होता था, जो रोमन्स थे वह साउथ इंडिया करते थे कोस्ट पे, और यहां से वस्तुओं को बना के वह भेजा करते थे रोम में। और एक जो टाउन विकसित हुआ था वो था अरिका मेडू। अरिका मेडू, ये सवाल फिर प्री का बन गया। अरिका मेडू, फिर बन गया। अब सवाल क्या बना कि जो रोमन्स थे वह साउथ इंडियन कोस्ट के टाउन्स में रहा करते थे, यहां चीजों को कलेक्ट करते थे, उसको शिप के लिए रेडी करते, रोम में शिप किया जाए। और उनमें से एक टाउन था अरिका मेडू। वो कहां था? क्लोज टू पौंडीचेरी। वो कहां था? क्लोज टू पौंडीचेरी। वह पौंडीचेरी के एकदम पास में था। और ये कैसे पता लगा? यहां पर जब एक्सकेवेशन हुआ,
यहां पर जब खुदाई हुई, जब यहां पर एक्सकेवेशन हुआ, तो यहां पर कई रोमन ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए। यह सवाल फ्री में आज नहीं तो कल आएगा। यहां पर कई रोमन ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए, बहुत से रोमन ऑब्जेक्ट्स यहां से प्राप्त हुए। और जो शिप होती थी फ्रॉम दीज पोर्ट्स, ये कहां जाती थी? ये साउथ ईस्ट एशिया में जाती थी। और कुछ इंडियन मर्चेंट्स ट्रेड करते थे विद चाइना एज वेल। कुछ लोग चाइना से भी ट्रेड करते थे। तो जो यहां से शिप जाया करती थी वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जाती थी। और यहां से कुछ लोग चाइना से भी ट्रेड किया करते थे। कई डिफिकल्टी के बावजूद, शिप से ट्रेडिंग करना आसान नहीं था, उसके बावजूद बहुत से एडवेंचरस लोग थे जो यह रिस्क लिया करते थे। विद इन इंडिया, गुड्स फ्रॉम साउथ इंडिया वर नाउ बीइंग सेंट टू द नॉर्थ। भारत के अंदर यह इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। आइए नेशनल ट्रेड पे। नेशनल ट्रेड में साउथ से नॉर्थ में भी ट्रेडिंग हुआ करती थी। साउथ से नॉर्थ में भी चीजों को भेजा जाता था। और जो एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस स्टोन था फ्रॉम साउथ ब्रॉट इन मच वेल्थ फॉर द सदर्न किंगडम। तो जो एक उन्होंने प्रीशियस स्टोन का जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उसने साउथ किंगडम को बहुत महत्वपूर्ण रूप से संपदा को प्रदान किया। उस समय के लोगों का जीवन क्या था? रोमन ट्रेड पर सवाल आएगा, आप याद रखना कभी न कभी। लोगों का जीवन क्या था उस समय? जो साउथ में लोग रहते थे, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। क्योंकि यह साउथ इंडिया में हिल्स हुआ करते थे, तो हिल्स के साथ दिक्कत क्या थी? वहां पर लोगों का जीवन आसान नहीं था। वह जानवर रखते थे, एनिमल्स रखते थे। वह एनिमल्स, जानवर भी अपने पास रखा करते थे। और वहां पर बहुत से मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन थे जो टाउन पर रहा करते थे, जो कोस्ट का टाउन हुआ करता था, जो किंगडम था, जो राजा के द्वारा रूल होता था। और उसके ब्राह्मण एडवाइजर्स थे। ब्राह्मण एडवाइजर हुआ करते थे। राजा के एडवाइजर ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण एडवाइजर्स राजा के हुआ करते थे। और यह एक जनरल असेंबली थी जिसको सभा बोलते थे। सभा एक जनरल असेंबली थी। अब एक सवाल और आ गया, सभा में व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द सभा? इस सभा में डिस्कस किया करते थे वेदर टू गो फॉर वॉर और नॉट। देखिए सभा में डिस्कशन क्या होता था? वेदर टू गो फॉर वॉर और नॉट। सभा में डिस्कशन क्या होता था कि युद्ध के लिए जाया जाए और न जाए। क्राइम के लिए किसी को पनिश किया जाए या न किया जाए। क्राइम के लिए किसी को पनिश किया जाए या पनिश न किया जाए। यह सवाल से बहुत अच्छा हो गया कि जो हमारा उस समय की सभा थी वह क्या डिस्कस किया करती थी। अब जो किंग था वो टैक्स कलेक्ट करता था। वह किंग टैक्स कैसे कलेक्ट करता था? वह किंग पीजेंट्स करता था। और पीजेंट्स, हर्ड्समैन, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स। अब जो टैक्स था किससे किससे कलेक्ट करता था? पीजेंट्स। किंग था वो टैक्स कलेक्ट करता था पीजेंट से, हर्ड्समैन से, क्राफ्ट्समैन से, मर्चेंट से। ये भी एक सवाल हो गया, क्राफ्ट्समैन से, मर्चेंट से। ये चार महत्वपूर्ण थे जिससे वो टैक्स कलेक्ट किया था। तो मर्चेंट्स वेर, अब मर्चेंट्स को टैक्स कब करते थे? मर्चेंट्स को टैक्स कब किया जाता था? व्हेन मर्चेंट्स वर टैक्स्ड, इनका करारोपण कब होता था? जब दे टुक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान ले जाते थे।
जैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाते थे, वैसे ही इनके टैक्सेशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाया करती थी। क्लियर हो गया? थोड़ा फास्ट स्पीड लगता है ना, ए बिट फास्ट स्पीड, नहीं फास्ट है यार, बहुत स्लो करोगे मजे नहीं आएगा, होएगा ही नहीं। तो जो यह सभा थी वह इस तरह से काम करती थी, टैक्स देते थे, और जो टाउन्स में लाइफ थी वह सिंपल थी। एम्यूजमेंट में क्या थे? गैम्बलिंग थी, प्लेइंग गेम्स थे, म्यूजिक पता थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी आइडिया था उनको। अब रिलीजन पे आते हैं। रिलीजन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो रिलीजियस आइडियाज थे फ्रॉम द नॉर्थ, जिसमें नॉर्थ के रिलीजियस आइडियाज क्या हुआ करते थे, जिसमें वैदिक गॉड्स को हम पूजा करते थे, और जो बुद्ध और जैन की डॉक्ट्रिन थी वह लोगों को पता थी। लेकिन ज्यादातर लोग वर्शिप किया करते थे अपने ओल्डर गॉड्स को, और वह अपने रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करते थे। मुरुगन, कार्तिकेय, स्कंद, यह एक देवता थे। जो नॉर्थ का कार्तिकेय था उसको मुरुगन या स्कंद कहा करते थे। उसको यह लोग पूजा करते थे। और यह एक तमिल पीपुल का सवाल क्या हो गया, तमिल पीपुल का सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन सा था? जो बेस्ट लव्ड गॉड था ये कौन था? मुरुगन, कार्तिकेय या स्कंद। कार्तिकेय उसको हम नॉर्थ में, यही साउथ इंडिया में मुरुगन या स्कंद कहा करते थे। यह क्या था? यह वॉर और स्ट्रेंथ का देवता था। वॉर और स्ट्रेंथ, ये वॉर एंड स्ट्रेंथ का देवता माना जाता था। ये गॉड ऑफ स्ट्रेंथ और वॉर का देवता यह माना जाता था। और सेक्रीफाइसेस वर मेड टू हिम टू द चैंटिंग ऑफ, जो सेक्रीफाइसेस थी वो चैंटिंग करते थे प्रेयर का। उस समय उनको रिस्पेक्ट किया जाता था जो मृत्यु को प्राप्त करते थे, जिसको हिंदी कहते वीर गति। जो वीर गति को प्राप्त करते थे उनका सम्मान किया जाता था। और फॉर मेनी सेंचुरीज तमिल लिव्ड इन दिस वे अंटिल द पल्लव किंग, जो 6th सेंचुरी में अपने लार्जर किंगडम के। तो जब तक 6th सेंचुरी में पल्लव नहीं आए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक साउथ इंडिया के लोग इसी तरह से रहा करते थे। उसी समय क्रिश्चियनिटी का विकास होता है, भारत में प्रवेश होता है। तो जो क्रिश्चियनिटी थी जो 1st सेंचुरी में एडी हुई थी, एक न्यू रिलीजन था जो वेस्टर्न एशिया में आता है, वह भारत में प्रवेश कर जाता। तो एक सवाल क्या हो गया, भारत आई व्हेन क्रिश्चियनिटी केम इनटू इंडिया। तो 1st सेंचुरी एडी में एक जो नया रिलीजन आता है वह वेस्टर्न एशिया में है और भारत में आता है। यह प्रीच किया जाता है भाई जीसस क्राइस्ट के द्वारा। यह जो क्रिश्चियनिटी है किस पर बेस्ड है? जो अर्लियर ज्यूइश रिलीजन है, जो अर्लियर ज्यूइश रिलीजन है इस पर क्रिश्चियनिटी बेस्ड है। अर्लियर ज्यूइश रिलीजन, इस पर, इस क्रिश्चियनिटी का, इस ईसाई धर्म का उस पर आधारित है। जो क्या प्लॉट करती है? वन गॉड थ्योरी। हिंदू धर्म वन गॉड थ्योरी बिलीव नहीं करता है, क्रिश्चियनिटी वन गॉड थ्योरी को। क्राइस्ट वॉज रिलीव्ड द ओनली मसीहा। जो क्राइस्ट है नॉट ओनली द मसीहा गॉड बट इन फैक्ट द सन ऑफ द गॉड। जो क्राइस्ट है वह मसीहा ही नहीं है, वह ईश्वर के पुत्र हैं। और क्राइस्ट ने प्यार को, लव को एम्फेसाइज किया। क्रिश्चियनिटी इन वेरियस फॉर्म यूरोप में स्प्रेड कर रही थी और भारत में प्रवेश कर रही थी। उस समय का जो नॉर्थ इंडिया था, ये नॉर्थ इंडिया, अगर हम उस समय को उत्तर भारत को देखें तो जो फॉरेनर हैं वह वेस्टर्न साइड से प्रवेश कर रहे थे। जो 200 BC से और 100 AD के बीच का समय है, इस समय जो नॉर्थ वेस्ट एरिया हमारा जो क्षेत्र है वहां से भारत में प्रवेश कर रहे थे और भारत में सेटल कर रहे थे। उसमें कौन थे? बैक्टीरियन ग्रीक थे।
जो बैक्टीरियन ग्रीक थे वो भारत में प्रवेश कर रहे थे, इनको हम इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। इनको हम बैक्टीरियन ग्रीक भी कहते हैं और इनको हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं। प्रतिहार, शक और प्रतिहार, शक, कुषाण। प्रतिहार, शक और कुषाण। तो जो बैक्टीरियंस थे जिनको इंडो ग्रीक कहते हैं, प्रतिहार, शक और कुषाण, तीन इसमें आते हैं। तो एक सवाल ये भी बन गया कि बैक्टीरियन ग्रीक, इंडो ग्रीक में कौन कौन से हैं? तो प्रतिहार, शक और कुषाण। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ग्रीक्स, अगर ग्रीक को हम छोड़ दे, अगर हम ग्रीक को छोड़ दे, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ग्रीक, जो बाकी सब थे वो कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ये भी एक सवाल हो गया, लिखते जाइए। अगर हम ग्रीक के एक्सेप्शन को छोड़ दे, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ग्रीक, बाकी सब कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ मेनी ओकेजन्स जब पीपुल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जब इन्होंने, जो सेंट्रल एशिया के लोग थे, उन्होंने न केवल इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस किया बल्कि हमारे पॉपुलेशन के पार्ट बने। इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया और हमारे पॉपुलेशन का पार्ट भी बने, पॉपुलेशन का, हमारी जनसंख्या का ये भाग भी बने। बहुत जो सेंट्रल एशिया से लोग आए, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को प्रभावित भी किया और हमारे पॉपुलेशन, जनसंख्या का भाग बने। जो इंडो ग्रीक्स थे, इस इंडो ग्रीक्स में जो ग्रीक जनरल था अलेक्जेंडर, हैड सेट देमसेल्फ अप एज रूलर इन ईरान एंड अफगानिस्तान। जो अलेक्जेंडर था उसने ईरान और अफगानिस्तान में अपने को एज रूलर एस्टेब्लिश किया। उसकी जो परंपरा शुरू हुई, जो उसके डिसेंडेंट्स थे, वो डिसेंडेंट्स थे, वह नाउ टर्न देयर आईज टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। तो जो इसके डिसेंडेंट्स थे, जो अलेक्जेंडर जिसने ईरान और अफगानिस्तान में, उसके डिसेंडेंट्स ने हमारे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू किया। जब मौर्यन एम्पायर का ब्रेकअप हो गया, जब मौर्य एम्पायर टूट गया, मौर्य एम्पायर टूटा, जब मौर्य एम्पायर ब्रेकअवे हुआ, जब मौर्य एम्पायर टूटा, उसके बाद इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर द ग्रीक किंग कि वह पंजाब की एरिया को जीत लें। मौर्य एम्पायर के रहते जीतना आसान नहीं था। तो मौर्य एम्पायर के टूट जाने के बाद जो नॉर्थ इंडिया था, जो पंजाब का भाग था और काबुल वैली, पंजाब और काबुल वैली, इसको जीतना कठिन नहीं रह गया। और यहां से विदेशियों का आना आरंभ हो गया। दिस वॉज द प्रोविंस ऑफ, यह जो प्रोविंस था यह गंधार का हुआ करता था, जहां पर इंडो ग्रीक किंग्स ने रूल किया। इन्होंने यहां पर बहुत से क्वाइंस को मिंट किया और दीज क्वाइन इज पॉसिबल टू पुट टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। और इस समय की हिस्ट्री के पीरियड को हम इस क्वाइन से समझ सकते हैं। इस एरिया में उन्होंने क्वाइंस का अपना प्रश्न किया और यह क्या बने? दे बिकेम द बुद्धिस्ट। यह जो किंग थे, यह लोग थे, यह बुद्धिस्ट बन गए। इन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। किंग मेनेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको हम लोग आगे और डिटेल पढ़ेंगे। किंग मेनेंडर यह बुद्धिस्ट था, वह इस एरिया का शासक था। इसके साथ साथ और लोगों ने विष्णु को भी वर्शिप किया। सो हम कह सकते हैं उनका जो कल्चर था एक मिक्सचर था, इंडियन और ग्रीक कल्चर का मिक्सचर था। अब अगला सवाल देखिए, इंडियन और ग्रीक कल्चर का मिक्सचर कैसे तैयार हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द इंडियन एंड ग्रीक कल्चर जो मिक्सचर है वो तैयार होता है, किस तरह से इंडियन और ग्रीक कल्चर का मिक्सचर तैयार होता है। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण होते हैं शक। रुद्रदामन सबसे महत्वपूर्ण शक शासक के रूप में हम जाते हैं। जो शक कहां से आते हैं? वह आते हैं वेस्टर्न इंडिया से
और वो ओवररन करते हैं सिंध को और सौराष्ट्र को। ये वेस्टर्न इंडिया से आते हैं और सिंध और सौराष्ट्र को ये ओवररन कर लेते हैं। इस पर इनका कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण, इनका कब्जा हो जाता है। और ये फाइनली सेटल कहां करते हैं? काठियावाड़ और मालवा में। फाइनली ये सेटल करते हैं काठियावाड़ एंड मालवा। काठियावाड़ और मालवा में ये फाइनली जाके सेटल करते हैं। और ये जो शक है, मैंने जैसे पहले जो किया था, शक जो है सातवाहन से लड़ते रहते हैं। शक सातवाहन संघर्ष का सवाल इतिहास में आया करता है। तो जो ये सातवाहन से लगातार डरते रहते हैं। उनका जो सबसे बड़ा बेस्ट नोन किंग है वह है रुद्रदामन। शकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है जो रुद्रदामन था। was the one who stopped the expansion of Satavahan power to the north of नर्मदा। एक सवाल फिर आ गया, कौन सा शक राजा था जिसने नॉर्थ ऑफ नर्मदा से सातवाहनों की सातवाहन विस्तार को रोका? जिसने नॉर्थ ऑफ नर्मदा में सातवाहनों के विस्तार को रोका। शख्स अपने आप को अब एक्सपैंड नहीं कर पाए बिकॉज कुषाण ने उनको वापस भेज दिया। अब शक ज्यादा विस्तार क्यों नहीं कर, अगला सवाल, शक का ज्यादा विस्तार क्यों नहीं हुआ? ज्यादा विस्तार क्यों नहीं हुआ? Why they are not able to expand? The answer is कुषाण held them back. कुषाण ने उनको पीछे कर दिया। कुषाण तीसरा जो एक बाहर आता, कुषाण का जो ओरिजिनल होम था वो जो चाइनीज तुर्किस्तान था। कहां से आए थे ये? चाइनीज तुर्किस्तान से आए थे। ये चाइनीज तुर्किस्तान से आने वाले शासक हुआ करते थे। ये कहां से आए थे? ये अराइव्ड इन अफगानिस्तान आए और वहां से भारत आए। और इन्होंने अपने को एस्टैब्लिश कहां किया? तक्षशिला में किया। इन्होंने अपने को तक्षशिला में ले आकर एस्टैब्लिश किया। और तक्षशिला में और कहां पे किया? पेशावर में किया। तक्षशिला और पेशावर में अपने आप को ले आकर उन्होंने एस्टैब्लिश किया। दूसरा इनका सेंटर क्या था? मथुरा। मथुरा इनका दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो इनके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर हो गए, तक्षशिला, पेशावर और मथुरा। जो किंगडम था इनका वो डिवाइडेड था, वह कई प्रोविंसेस में, जिसको गवर्नर रूल करता था। और कुषाण का जो सबसे बच्चा शासक था वह कनिष्क था, जिसके समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसमें हीनयान महायान 2 धर्म बना और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये एनसीईआरटी के बाहर का पहला फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं था। तो वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वसुमित्र ने अध्यक्षता की और महायान हीनयान 2 धर्म यहां पर बन के तैयार हुए। और इसने, कनिष्क ने नॉर्दर्न इंडिया में अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की। और कुषाण का कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइनीज आर्मी से, हून एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। हून एम्पायर सेंट्रल एशिया। हून एम्पायर सेंट्रल एशिया से कुषाणों का संघर्ष हुआ, जो चाइनीज एम्पायर थे, और उससे इनकी शक्ति कमजोर हुई। एक कनिष्क की स्टैचू मथुरा में, कनिष्क की, सवाल फिर आ गया, कनिष्क की स्टैचू कहां मिलती है? मथुरा में कनिष्क की स्टैचू प्राप्त होती है। यह स्टैचू हेडलेस है, देखिए स्टैचू हेडलेस, मथुरा, कनिष्क। कनिष्क स्टैचू, जो स्टैचू हेडलेस है, वह मथुरा में प्राप्त होती है। वह एक वेल बिल्ट आदमी का
आभास देती है, वेल बिल्ट मैन का आभास देती है कि बहुत एक सौष्ठव का आदमी है। यह क्या था? यह सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म था, सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म था, यह बुद्ध का समर्थक था। अगला 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, यह बुद्धिस्ट धर्म का समर्थक हुआ करता था। उसने मनी दिया, बुद्धिस्ट 6 पॉइंट, गेव मनी टू बिल्ड मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए इसने धन दिया। ही गिव मनी टू बिल्ड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। 7 पॉइंट, इसका रिलीजियस डिबेट में इंटरेस्ट था, रिलीजियस डिबेट में इंटरेस्ट था। इसका रिलीजियस डिबेट में इसका इंटरेस्ट हुआ करता था, जो इसके समय में चला करता था। 8वां पॉइंट, 4th बुद्धिस्ट, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल इसके टाइम हुई। इट इज द 8th पॉइंट रिलेटेड विद द कनिष्क। अब इसके समय में, अब इससे क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इन सब प्रवृत्तियों से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए। ए नंबर ऑफ न्यू आइडियाज रीजन में आए। आर्ट और साइंस इंटर्ड कर गया, आर्ट और साइंस, आर्ट एंड साइंस जीवन के बहुत से भागों में, जीवन के विभिन्न भागों में प्रवेश कर गया। और ट्रेड एस्टेब्लिश्ड, जो ट्रेड थे उसने नॉर्दर्न इंडिया का और सेंट्रल एशिया, जो ट्रेड था, ट्रेड ने नॉर्दर्न इंडिया का सेंट्रल एशिया से रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो जब नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया का रिलेशन हुआ, तो इंडियन गुड्स जो थे वह और जगहों में मेटेरियल सी में जाने लग गए। और इंडियन ट्रेड विद पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कहां पर है? रिवर नाइल पे इजिप्ट है। जो इंडियन ट्रेड है वो पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पे है? वह नाइल रिवर पे है। वो नाइल, जो रिवर नाइल इजिप्ट वहां पे है, वहां से होने लगा। एक बड़े डिस्टेंस होने के बावजूद एक ट्रेड शुरू हुआ, ट्रेड का विस्तार हुआ इंडिया और अलेक्जेंड्रिया में, इंडिया एंड अलेक्जेंड्रिया। इंडिया और अलेक्जेंड्रिया में एक ट्रेड का विस्तार हुआ, विकास हुआ। और इस ट्रेड के कारण तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन, तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुए, बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुए। इस व्यापार के कारण बड़े नगरों का विकास हुआ, तो तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा और उज्जैन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जो इस समय का आर्ट था, जो इस समय का आर्ट था, जो इस समय का आर्ट था, इस समय की अगर हम कला को देखने की कोशिश करें, तो जो वेस्टर्न एशिया से कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट ने ग्रीक स्कल्पचर, उस कांटेक्ट ने ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक स्कल्पचर है, जो ग्रीक स्थापत्य कला है, वह भारत में नॉर्दर्न में आई। और इसमें क्या था? दीज वर इमेज ऑफ ग्रीक एंड रोमन गॉड्स, ग्रीक और रोमन गॉड्स, ग्रीक एंड रोमन गॉड्स। ग्रीक और जो रोमन गॉड्स थे, जो ग्रीक और रोमन गॉड्स थे, जो इनकी इमेजेस थी, ग्रीक और रोमन गॉड्स की जो इमेजेस थी, वह हमारे सामने आने लग गई। और जो
ग्रीक और रोमन गॉड्स थे और पीपल ऑफ मटेरियल थे, इनके विचार इनमें जाने लगी। इंडियन जो आर्टिस्ट थे, जो वर्क करते थे जो गांधार में, वो इंटरेस्टेड थे इन दिस न्यू स्टाइल ऑफ द स्कल्पचर। तो जो इंडियन आर्टिस्ट थे, जो उस इलाके में काम करते थे, गांधार के इलाके में जो इंडियन आर्टिस्ट थे, जो काम कर रहे थे गांधार में, वह इस न्यू स्टाइल में थे, में इन्फ्लुएंस हो गए, काम करने लगे। और जो स्टैचू ऑफ बुद्धा था और जो बुद्ध के लाइफ के जो सीन थे, वह ग्रीक स्टाइल में दिखने लगे। ग्रीक स्टाइल में बुद्ध का जीवन और बुद्ध की प्रतिमा दोनों हमारे सामने दिखाई पड़ने लग गई, हमको दिखने लग गई। इससे जो गांधारा आर्ट है उसका यहां पर जन्म होता है। यह जो आर्ट है यह पॉपुलर है, नॉट ओनली जो सिर्फ पंजाब और कश्मीर नहीं है, यह पंजाब, कश्मीर और मॉडर्न अफगानिस्तान, इन जगहों पर यह पॉपुलर होने लगी। इन जगहों पर जो नया आर्ट आया, जो नया एक ग्रीक आर्ट आया, जो गांधारा आर्ट आया, वो वहां आने लगा। उसके साथ दूसरा सेंटर बना मथुरा। दूसरा सेंटर क्या बना? मथुरा। मथुरा में एक दूसरे स्टाइल का था, जहां पे इंडियन स्कल्पचर, जो भारतीय स्थापत्य थे, वह प्रोड्यूस कर रहे थे एक स्टाइल विच डिड नॉट इमिटेट ग्रीक। तो ये जो मथुरा था, यह ग्रीक को इमिटेट नहीं कर रहे थे, ग्रीक को इमिटेट नहीं कर रहे थे। तो जहां पर दो तरह की परंपराएं आ रही थी, एक जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में था, जहां पर ग्रीक इन्फ्लुएंस था, जहां पर बुद्ध का जीवन और बुद्ध की प्रतिमा ग्रीक कला से प्रभावित हो रही थी। वहीं भारत का जो दूसरा क्षेत्र था, मथुरा, वहां के जो कलाकार थे वह ग्रीक को इमिटेट नहीं कर रहे थे। जिसको कहा गया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसको कहा गया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। क्लियर हुआ? दोनों का फर्क समझ आ गया? तो जो मथुरा था, वहां पर जो भारतीय स्थापत्यकार थे, स्कल्पटर थे, जो प्रोड्यूस करते थे स्टाइल which did not imitate the Greek। सब्जेक्ट एक, आप और समझिए, सब्जेक्ट एक है, बुद्धिस्ट इमेज है, लेकिन यहां पर गांधार में और दोनों के आर्ट में फर्क है। यहां पर ग्रीक स्टाइल है, यहां पर ग्रीक स्टाइल नहीं है। क्लियर? परफेक्ट क्लियर है? लिख लोगे ना आप? तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज। अब इनका रिलीजन, कम ऑन द रिलीजन। बोधिसत्व महायान हीनयान बड़ा महत्वपूर्ण है। जो तो यह सिर्फ बुद्ध की नहीं, बुद्ध एंड बोधिसत्व, बुद्धा एंड बोधिसत्व, बुद्ध एंड बोधिसत्व, दोनों फर्क क्या है? बोधिसत्व वह होता है जो लोगों की मुक्ति के लिए अपनी मुक्ति को मुलतवी करता है। बोधिसत्व वो होता है, यह चाहता है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसको मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। तो बुद्ध जो बोधिसत्व है, वह समाज की मुक्ति के लिए अपनी मुक्ति को मुलतवी करता है, पोस्टपोन करता है। तो जो समय का आर्ट, जो रिलीजन विकसित हुआ, उसमें न केवल बुद्ध की बल्कि बोधिसत्व की भी प्रतिमाएं बनाई गईं। जो बोधिसत्व था वह होली पर्सन था, हु हैड लिव्ड ऑन अर्थ बिफोर बुद्धा। यह बोधिसत्व, दूसरी बात, जो बोधिसत्व है यह बुद्ध के जन्म की, जो बोधिसत्व है या बुद्ध के जन्म के पहले भी इस धरती पर निवास करता था, उसके पहले भी यह रहा करता था। और बोधिसत्व के बारे में जितनी कहानियां हैं वह जातक कथाओं में है। अगला सवाल क्या हो गया?
जातक कथाओं में किसका जिक्र है? तो जो बोधिसत्व है, बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएं, बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएं, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। उसका जिक्र किसमें है? उसका जिक्र जातक कथाओं में है और बोधिसत्व का जिक्र है। बुद्धिज्म अब चेंज हो जाता है। बुद्धिज्म में एक परिवर्तन आता है इस समय। वह परिवर्तन कैसे आता है? उस परिवर्तन के बाद यहां पर हीनयान और महायान दो संप्रदाय बन जाते हैं। और जो महायान संप्रदाय है, इस महायान संप्रदाय में राइट सेरेमनी और सेंट्स की वर्शिप स्टार्ट हो जाती है। इट्स मॉन्क्स वेर पावरफुल। जो महायान संप्रदाय के मॉन्क्स हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, बट दे वर स्टिल पीपल इंडिया हु डिड नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो इस टाइप के बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो हीनयानी थे। तो जिन्होंने महान, जिसमें कि जो उनके मॉन्क थे पावरफुल हो गए, जिसमें कई तरह के रिचुअल्स आने लग गए, उसको न स्वीकार करने वाले हीनयानी हो गए। तो हीनयान महायान, तो हीनयान महायान की एक व्यापक दृष्टिकोण था, हीनयान का एक सीमित दृष्टिकोण था। महायान, जो महायान बुद्धिस्ट था, उसने सेंड किया मिशनरीज को चाइना, हु accompanied द इंडियन मर्चेंट्स हु विजिटेड चाइना। तो अब क्या हो गया? किस धर्म, किस संप्रदाय ने, अब फिर सवाल बन गया, किस संप्रदाय ने मिशनरीज को चाइना भेजा जिसके साथ इंडियन मर्चेंट्स गए? तो आंसर क्या हो गया? महायान संप्रदाय। देखिए इसको, धीरे धीरे बुद्धिज्म स्प्रेड कर गया थ्रू आउट सेंट्रल एशिया और चाइना में। का इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ इंडियन कम्युनिकेशन का, जो वेस्टर्न एशिया से हुआ, वो किस में हुआ? वह साइंस में हुआ। जो इंडिया का कम्युनिकेशन वेस्टर्न एशिया से हुआ, इसका दूसरा रिजल्ट साइंस में हुआ। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने अपने नॉलेज को कंपेयर किया ग्रीक नॉलेज से। स्टडी ऑफ द स्टार, प्रोग्रेस इन इंडिया। स्टडी ऑफ स्टार्स, यह भारत में प्रोग्रेस किया लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि भारत का जो सेंट्रल एशिया से ताल्लुकात हुआ, उस ताल्लुकात के होने के कारण जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो भारतीय खगोलविद थे, उन्होंने अपने ज्ञान का उनसे तुलना, कंपैरिजन करना शुरू किया। इससे जो स्टार्स का, जो नक्षत्रों का अध्ययन था, वो बढ़ा। यह साइंस में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह वैज्ञानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। दूसरा, जो मेडिकल नॉलेज था, दूसरा क्या था? जो मेडिकल नॉलेज था, जो मेडिकल नॉलेज था, मेडिकल नॉलेज भी इंप्रूव होने लगा। सुश्रुत और चरक, सुश्रुत और चरक दो महत्वपूर्ण नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो सुश्रुत और चरक का जो काम है, उसने मेडिकल साइंस को काफी आगे बढ़ाया। यह एक कंसिडरेबल अचीवमेंट है। इवन फील्ड ऑफ सर्जरी में हमने एक उपलब्धि प्राप्त की। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन और मैथमेटिक्स, इसमें एक महत्वपूर्ण विकास इस समय देखने मिलता है, जिसमें इंडियन स्कॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है, यह हाईली रिस्पेक्टेड हुआ। इंडियन स्कॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है, यह हाईली रिस्पेक्टेड हुआ। यह आपका 200 BC से 300 BC तक हो गया। आपके 6 चैप्टर एनसीईआरटी के हो गए।
मेरे ख्याल से 2 या 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, 3 चैप्टर बचे हुए हैं। और चाहिए या बस इट्स सफिशिएंट? क्या सवाल जवाब करें? टेल मी। और चाहिए, हो गया? देखिए, क्लास 6 की किताब है, मुझे पूरा विश्वास है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको भी इतना नहीं आता होगा। जिसका वो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको भी इतना नहीं आता होगा। उसका कारण क्या है कि आपने एनसीईआरटी को इस तरह से देखा नहीं। मैं एक बात हर लेक्चर में रिपीट करता हूं कि मैं कोई भी फैक्ट एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं लाता हूं। मैं सिर्फ एक फैक्ट एनसीईआरटी के बियॉन्ड आज यूज किया हूं कि चौथी काउंसिल में अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और हीनयान महायान 2 संप्रदाय में बटा। अगर हम इस 6 शब्द को छोड़ दें, एक भी शब्द एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं है। और जो सवाल बने हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब आप हिस्ट्री ऑप्शनल का चाहे आप क्वेश्चन देखिए या हिस्ट्री जीएस का देखिए, आप देखिए इस पार्ट से कोई सवाल आया है, कितना आपसे हैंडल हो रहा है। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों की शंका समाधान के लिए, आपको बोलने का चांस देने के लिए। यस, टेल मी। अनम्यूट कर लो अगर आपको सवाल पूछना है। अंजलि विल हेल्प यू, अंजलि, ऋतिक, दे विल हेल्प यू। टेल मी, कोई सवाल है किसी का? देखिए, मैं चैट पे जोड़ने का पक्षधर नहीं हूं, आप लोग हल्ला करते हो। चैट पे 140 शायद 150 लोग हो गए हो, आज शायद 99-100 लोग अभी आए हो। सुबह इति के क्लास में 90-92 लोग आए थे। परसों शौर्य की जो क्लास थी उसमें 96-97 लोग थे। बिना मतलब आप लोग चैट पे क्यों ऐड होते हो? आई वॉन्ट 100% अटेंडेंस ऑन द चैट। आप 40 लोगों को निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है। आप एनालाइज कर लो, जो चैट पे उसको निकाल बाहर कर दो आप। यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर। अब बोले, किसका है? सर अश्व घोष एंड नागार्जुन जो कनिष्क के कोर्ट में थे, हाँ सर, उनका बुद्धिज्म में इम्पोर्टेंट रोल था। यस, यही कंफर्म करना है। वो तो मैंने बताया ही ना कि बुद्धिज्म में इंपॉर्टेंट रोल था। इन लोगों ने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया। शास्त्रार्थ में एक मीट था। अश्व घोष का और नागार्जुन के बारे में आगे हम लोग और विस्तार पढ़ेंगे, हम लोग जब हम लोग इसकी एडवांस स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सर। प्रतीक्षा, आपको क्यों नहीं पता चलता क्लास के लिंक का? 5 चैनल में लिंक पोस्ट की जाती है, आपको लिंक ही पता नहीं चलता है। देखिए, एक बार मैं बार बार कहता हूं, ये एग्जाम बड़े स्मार्ट एस्पायरेंट का है। अगर आप लिंक ही नहीं खोज पा रहे हो, आप नहीं हो सकते हो। 5 चैनल में लिंक पोस्ट किया जाता है, आपको लिंक ही नहीं मिलता है। हेलो, मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में सिर्फ नहीं डालते हैं एक चैनल पे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे, जहां पे 10,000 लोग हैं। बाकी सिविल सर्विसेज वाले में जाता है, मॉक टेस्ट में जाता है, मार्गदर्शन डेडिकेटेड में जाता है। अब उसके बाद भी आपको नहीं मिला, मैं क्या कर लूं? संगम लिटरेचर एक छोटा सोर्स है, पूरा सोर्स नहीं है। पूरे लेक्चर में हमने कंप्लीट सोर्स को एक्सप्लेन किया है। If you want to speak, you can also open your video and open your mic, and you can speak also, no issue. हेलो सर। आदिल रिजवी, आप इस लेक्चर को फिर सुन लेना, रिपीट मत कराओ, आप फिर सुन लेना ना, आपको पता लग जाएगा। उसको मैंने 10 मिनट पढ़ाया है, वो 10 मिनट फिर आप मुझसे कराओ, आप सुन लेना उसमें से। देखिए, इन सारे लेक्चर को आप रिपीट सुनिए। आप लोग अपनी तैयारी का लेवल अभी समझ लीजिए। आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं आती है, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप रियलिटी में रहेंगे तभी इस परीक्षा में कुछ सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर रियलिटी में नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
आपका एग्जाम जून के दूसरे हफ्ते में है, अभी आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं आती, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट यू कैन क्लियर द एग्जाम। दूसरा, आप ये सोचिए कि आपकी एक्चुअल फाइट किससे है। अगर आप रैंक को देखिए, सिलेक्शन को देखिए, आपकी एक्चुअल फाइट में वह लोग हैं जो या तो 2020 में 20-21 में सिलेक्ट होंगे या वो मेंस लिखेंगे। तो जो लास्ट रेस है आपके सिलेक्शन की, वह सिलेक्शन की रेस इलाहाबाद के प्री फेल वालों से नहीं है, वह रेस उनके साथ है जो इस साल का मेंस लिख रहे हैं। कुछ लोग सिलेक्ट होंगे और कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। अब अभी आप क्लास 6 की एनसीईआरटी भी, आप सोचिए आगे रास्ता कितना कठिन है। जो लोग 2022 का एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी जाना बंद कर रहे हैं। यस जी, पता नहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, हर आदमी यूट्यूब में सुन पा रहा है, आप चैट पे लिखिए, लोग आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अंजलि, क्या उसमें मिल नहीं रहा है? उसमें क्या फ्रीज हो जा रहा है? जो पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब में, उसमें फ्रीजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डू नॉट नो, मैं हमेशा बोलता हूं आप लाइव क्लास सुनने के लिए मैं 30-40 लोगों को निकाल दूंगा जो क्लास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्री फेल हो रहे हो। आप प्री फेल होने की जिम्मेदारी आप खुद लो, हमारे सर में मत डालो। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, इलाहाबाद से 2021 के एग्जाम में कोई प्री पास नहीं किया है, 22 में यही फिर होगा अगर आपने पढ़ाई संजीदगी से नहीं की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि नवंबर के महीने में आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी नहीं आ रही है, आप कैसे प्री पास करोगे? सोचो ना आप, बहुत हार्ड वर्क की आवश्यकता है। जो लोग 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल ना जाए, कोई जरूरत नहीं जाने की, घर में बैठ के पढ़ें। अगर आप यूनिवर्सिटी जाओगे आप प्री फेल कर जाओगे, चॉइस आपकी है। मैंने कल चैट पे 6 एग्जाम्पल लिखे हैं जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। जब कोई क्लास का टाइम आता है, हर आदमी बोलता है मेरी एमए की क्लास है, बी की क्लास है। अगर आपकी क्लास है, आप प्री फेल कर जाओगे, आप एमए ही पढ़ो, आईएएस छोड़ दो। देखिए, ईमानदारी से जीवन को समझने की कोशिश करिए, या आप एमए का एग्जाम दो या आप आईएएस का एग्जाम दो। अगर आपने घर से बाहर निकले बिना मतलब में तो आप प्री फेल करोगे, पक्का प्री फेल करोगे आप। वही पास कर पाएगा जो घर की चार दीवारी में अगले 7 महीने रह के, जो भी टाइम बचा हुआ है, 12-14 घंटे पढ़ेगा। उसके अलावा कोई पास नहीं कर सकता। वो भी 12-14 घंटे पढ़ना एक डायरेक्शन में, डायरेक्शनलेस पढ़ेंगे तो भी नहीं होगा। मेरा काम है बताना, पढ़ाना, बाकी आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अब गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट इतना पढ़ाने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। देयर इज सम प्रॉब्लम विथ यू, ट्राई टू एनालाइज इट। क्यों क्लियर नहीं हो रहा है? यह रेस बहुत ज्यादा जहीन लोगों के साथ है। देखिए, हम लोग ईमानदारी से चीजों को स्वीकार करें, यह रेस बहुत जहीन लोगों के साथ है। आपको उस लेवल पे आना होगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और कोई सवाल? गुड इवनिंग सर, वीरा सिंह है। हाँ बीना। सर, एक क्वेश्चन है। जो हम लोगों ने साउथ इंडियन डायनेस्टीज का पढ़ा अभी, ट्रेडिंग सिस्टम का, तो इसमें साउथ इंडियन ट्रेडिंग का जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे आपने बताया कि रोमन्स के साथ हमारी ट्रेडिंग होती थी। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे सर यही एक कंट्री हुआ करता था जिसके साथ हम लोग ट्रेड किया करते थे? मैंने रोमन एम्पायर का आपको एक ज्योग्राफी बताया था जी, कि वह पूरा एरिया उनके अंडर हुआ करता था, उसके बाहर कुछ था ही नहीं ज्यादा। अगर आप याद करिए, लेक्चर सुनिएगा, मैं बताया जो पूरा मेडिटेरेनियन लैंड था रोमन एम्पायर के अंडर में ही था। तो रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके बाहर कुछ खास था ही नहीं।
तो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार था साउथ इंडिया का, उस समय आज की तरह का यातायात विकसित नहीं था, आज तरह के संचार नहीं थे। उसमें जो सी रूट थे, उसमें मैंने ये भी बताया कि सी रूट मुश्किल था, लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी इतने साहसी लोग थे, वो काम किया करते थे। इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you.